हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं के एल शर्मा, गवर्नमेंट हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ रहा हूं, जो कि हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही अधिक रिलेटेड है। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें जीवित रहने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है ऑक्सीजन। मतलब कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर हम दूसरी जो मेन चीज की बात करें, तो जीवित रहने के लिए दूसरी जो चीज है, सभी लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमें भोजन की आवश्यकता होगी। मतलब अगर हमें भोजन ना मिले, अगर हम भोजन ग्रहण न कर पाए, तो इट मीन्स कि हम अधिक दिनों तक जीवित रह नहीं सकते हैं। तो इट मीन्स सबसे अधिक जो जरूरत चीज है वो है भोजन। बच्चों, सुबह से अगर हम शाम तक बात करें कि हम अपने भोजन में किन किन चीजों को लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हम अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, तो आप क्या कहेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग लेते हैं सुबह से शाम तक। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, बहुत सारे फ्रूट्स भी लेते हैं। संतरा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, इस तरीके की और भी चीजें। ठीक है, दही भी लेते हैं हम अपने खाने में। तो इट मीन्स इन सारी चीजों को हम सुबह से शाम तक हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अगर हम इन सारी चीजों को कैटेगराइज करने को आपसे कहें कि इनको अलग अलग रूपों में बांटिए, मतलब कि आपके द्वारा लिए गए जो भोजन है वो कौन कौन से खट्टे होते हैं, कौन कौन से कड़वे होते हैं और कौन कौन से मीठे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे। कुछ खट्टे पदार्थों के आप नाम बताएं। जैसे खट्टे पदार्थों में आता है, फल की बात करें तो संतरा हो गया, नींबू हम अपने सलाद में उपयोग करते हैं, दही जो कि हम अपने खाने में उसको लेते हैं, और उसी तरीके से मीठे पदार्थ भी हैं। और कड़वे पदार्थ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कड़वे पदार्थ हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, जो कि हमारे रसोई घर में बहुत प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो साबुन का भी प्रयोग करते हैं। ये भी कैसा होता है, कड़वा होता है। सिरका अम्लीय है ना, तो ये खट्टा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हम चीजों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हमें ये बताइए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, बहुत सारा गरिष्ठ भोजन उसने कर लिया, मसालेदार भोजन उसने खा लिया, तो उसके पेट में क्या होने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी। तो आप क्या कहेंगे उससे कि आप क्या लीजिए कि ये समस्या आपकी खत्म हो जाए, मतलब उसकी एसिडिटी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप ये बताएं कि क्या आप उससे कहेंगे। पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपका ये है कि आप उनसे कहेंगे कि आप नींबू पानी लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनसे कहेंगे कि आप सिरका लीजिए। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप उनसे कहेंगे कि आप उनसे सोडा वाटर लेने को कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे। निश्चित रूप से आप थोड़ा बहुत इस बारे में पीछे भी पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से आप उनसे यही कहेंगे कि आप सोडा पानी लीजिए, जिससे कि आपकी जो एसिडिटी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल यही कहेंगे। वेरी गुड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि भोजन का ये जो खट्टा और कड़वा जो उसमें पाया जाता है, भोजन में खट्टापन पाया जाता है, कड़वापन पाया जाता है, वो किस कारण से पाया जाता है। मतलब उसमें ऐसा क्या होता है कि भोजन खट्टा और कड़वा होता है। तो मैं बताता हूं आपको बच्चों कि भोजन में खट्टा और जो कड़वापन होता है वो उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण होता है। तो बच्चों, आज हम अम्ल, क्षार और एक और चीज लवण के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। तो बच्चों, अम्ल क्या होता है। आप देख रहे हैं ये जो हमारा पहला चैप्टर, पहला जो फिगर दिया गया है, अम्ल अगर हम बात करें HCl, एक हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। अम्ल वे यौगिक हैं, अगर हम इसको जल में घोलते हैं, यहाँ एक बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में आप देख रहे हैं ये जल भरा हुआ है। जब किसी भी यौगिक को जल में घोला जाता है तो आप देख रहे हैं HCl क्या हो गया है, H+ और Cl- आयनों में विभक्त हो गया है। मतलब कि HCl को जब पानी में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो H+
और Cl माइनस आयनों में विभक्त हो गया, मतलब H प्लस उसने आयन दिए। तो अम्ल का मतलब होता है जो जल में घोलने पर H प्लस आयन दे वे अम्ल कहलाते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो जल में घोलने पर H प्लस या हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज हो गई अम्ल क्या होते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे जाके, तो ये जो अम्ल होते हैं इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। अभी आपने बताया कि अम्लों का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, दही हो गया, ये सब हमारे क्या हुए, अम्ल एक तरीके से। दूसरी बात करें क्षार की, जो आपका दूसरा वो है क्षार, तो क्षार क्या होते हैं। जैसे हमने लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको जल में घोलते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये Na प्लस और OH माइनस, मतलब कि क्षार क्या है, क्षार वे रासायनिक यौगिक हैं जो जल में OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल क्या होते थे, जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अच्छा क्षार के एग्जाम्पल्स जो कड़वे होते हैं, मतलब कि क्षार क्या है, क्षार का मतलब जो कड़वे पदार्थ हैं वो हमारे क्षार हैं। जैसे चूने का पानी, ठीक है, ये कैसा है, क्षार है। साबुन की अगर हम बात करें तो वे कैसा है, वो भी क्षार है। बेकिंग सोडा वो क्या है, उसका भी स्वाद कड़वा होता है, इसलिए वो भी क्या आएगा, क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तीसरी जो चीज है वो है हमारा लवण। लवण जैसे NaCl, NaCl को तो सारे बच्चे जानते होंगे। हमारे घर में प्रयोग होने वाला जो सामान्य नमक है उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही सामान्य नमक जो हमारे घरों में यूज होता है वही। जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये कैसे क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे ना तो H प्लस आयन ना OH माइनस आयन, मतलब ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है, बल्कि अब हम इसको क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। क्यों, क्योंकि ना तो ये खट्टा होता है और ना ही ये कड़वा होता है। ठीक है, तो ये हो गए अम्ल, क्षार और लवण। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। सबसे थोड़ा सा और विस्तृत रूप में इसको देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। तो पहली चीज जो हमने आपको बताया कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक हैं जो जल में घुलकर, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H प्लस आयन देते हैं, मतलब अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। दूसरी चीज, अम्लों का जो pH मान होता है, हम इसको अभी और आगे भी पढ़ेंगे pH मान को विस्तृत रूप से, ये 7 से कम होता है। अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसियर से लिया गया है, जिसका मतलब ही क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल चूंकि खट्टे होते हैं और वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, एसियर से लिया गया है। अम्लों का स्वाद खट्टा, जैसे कि आपने बताया नींबू, दही, संतरा, ये सब अम्ल हैं। और एक और मेन बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अम्लों के बारे में, वो क्या है कि ये हमारे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे अम्ल। नेक्स्ट, आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षार। क्षार क्या है, क्षार एक रासायनिक यौगिक हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल H प्लस आयन देते थे और जो क्षार हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। दूसरी चीज जो क्षार की सबसे महत्वपूर्ण है, अम्लों का जो pH मान होता था वो 7 से कम होता था, लेकिन क्षार का जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है। तीसरी चीज, क्षारों में क्षारों का स्वाद कैसा होता है। अभी आपने बताया कि क्षारों का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, जैसे साबुन हो गया, हैंड वॉश हो गया, और भी बहुत सारी चीजें अभी आपने बताई कि इन सब का जो स्वाद होता है, अगर हम इसको चखें तो ये कैसा होगा, कड़वा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भी, क्षार जैसा अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस को लाल कर देते थे, लेकिन क्षार जस्ट अपोजिट करेंगे, क्या, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अम्ल आपने जाना, क्षार जाना। अब
सबसे महत्वपूर्ण चीज तीसरी ये है आपकी लवण। साधारण नमक, इसको हम लवण कह सकते हैं, है ना। तो साधारण आप लवण की बात करें, NaCl लवण है, इसको जल में घोलते हैं तो Na+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसके साथ साथ जल भी मिलता है। जैसे अम्ल अगर हम लेना चाहें तो अम्ल जैसे HCl और क्षार NaOH की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हम देके आपको बता रहे हैं, NaOH, ठीक है, ये O बड़ा है, NaOH। अम्ल को हम लेते हैं HCl और क्षार की अगर हम बात करें तो ये हो गया NaOH की अगर हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे Na और ये Cl मिलके बन जाएगा NaCl और प्लस इधर आप देख रहे हैं ये OH और ये जो H है ये मिलके बना देगा जल। तो आप देख रहे हैं कि लवण क्या है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, लवण बनता है। ये आप देखिए NaCl लवण है और साथ ही साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। एक बार फिर से अगर हम बात करना चाहें तो अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, और लवण क्या है, जो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण मतलब अम्ल की जब क्रिया कराई जाती है किसी दूसरे किसी धातु से या किसी अधातु से या किसी अन्य से, तो रासायनिक क्रिया किस तरीके से होती है और क्या नया पदार्थ बनता है, इसको हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण में। इससे पहले बच्चों हम सबसे पहले एक ही क्रियाकलाप देखेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में भी बहुत सारे क्रियाकलाप अपने की पुस्तक में पढ़े हैं और उसके साथ साथ लेबोरेटरी में अपने टीचर की सहायता से भी बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, है ना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक और ये क्रियाकलाप देखते हैं। इस क्रियाकलाप को, इस प्रयोग को आप लेबोरेटरी में अपने टीचर की सहायता से भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। देखिए क्रियाकलाप में क्या है, आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है, इस स्टैंड की सहायता से एक ये हमारी परख नली है जिसको इस स्टैंड की सहायता से टाइट कर दिया गया है। यहाँ पे ऊपर एक कार्क लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और इस परख नली का संबंध एक दूसरी निकास नली से कर दिया गया है जिसका संबंध साबुन के विलयन से भरे हुए एक बीकर से किया गया है। ठीक है, साबुन का विलयन का मतलब है कि साबुन पानी में साबुन को घोल दिया और उसको यहाँ पे हमने रख दिया तो वो साबुन का विलयन बन गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाला, ये आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसको यहाँ तक भर दिया, और इस परख नली में ये आप देख रहे हैं ये जिंक का टुकड़ा, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4 और जिंक आप जानते हैं Zn, जिंक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ तक भरा हुआ है, उसमें जिंक डाला और जिंक डालने के बाद आप यहाँ पे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद आप ये देख रहे हैं बुलबुलों के रूप में ये गैस कुछ बन रही है जो ऊपर निकल के क्या होगी, इस निकास नली के द्वारा होती हुई इस साबुन के विलयन में जाएगी, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं फिर बुलबुलों के रूप में ये ऊपर तक वो गैस जा रही है। ठीक है, आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, एक गैस निकल रही है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी गैस निकल रही है, कोई ना कोई गैस तो निकल रही होगी, तो कौन सी गैस निकल रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और प्रयोग करेंगे और उस गैस की हम ये बताएंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस की परीक्षण हम कैसे करें, परीक्षण के लिए एक यहाँ पे चीज आपको लेनी है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को लेना है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या करती है, जब उसको जलाया जाता है तो पट पट की आवाज के साथ वो जलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये जो गैस ऊपर बुलबुलों के रूप में निकल रही है उसके बगल में अगर हम ये मोमबत्ती लेके आए, देखिए ये मोमबत्ती लेके आया है, मोमबत्ती जब हम लेके आते हैं तो ये गैस के जो बुलबुले हैं वो पट पट की आवाज के साथ जलते हैं।
ठीक है। अगर पटपट की आवाज के साथ जलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है कि ये जो गैस ऊपर जा रही है ये बुलबुलों के रूप में ही क्यों जा रही है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो जरा एक ये पिक्चर देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, एक साबुन की, आपने देखा होगा मार्केट में, आपने भी किया होगा ये प्रयोग कि साबुन की जो पतली वो होती लेयर, उसमें एक चीज को डुबोया जाता है और उसके बाद जब हम फूंकते हैं तो इस तरीके से क्या बुलबुलों के रूप में वो गैस, हवा बाहर आती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, ये साबुन की जो है पूरा विलयन रखा हुआ है, इस साबुन के विलयन से जब कोई गैस गुजरेगी तो वो बुलबुलों के रूप में ही बाहर आएगी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो हम चलते हैं कि धातुओं के साथ जब अम्लों की क्रिया कराई जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अम्ल, तो अम्ल की जब धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। आप देखिए अम्ल, कौन सा अम्ल हमने लिया है, H2SO4, और यहाँ पे धातु हमने कौन सी ली है, जिंक धातु ली है। जब जिंक की H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, जिंक चूंकि सक्रियता, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है, ठीक है। तो जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो अपने से निम्न को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा यहाँ से, और विस्थापित करके आपने यहाँ देखा हाइड्रोजन गैस बन गई, और जिंक क्या करेगा, SO4 के साथ ZnSO4 बना देगा, जिंक सल्फेट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जिंक सल्फेट। और साथ में कौन सी गैस निकल रही है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और परीक्षण इस तरीके से, ठीक है। तो जब अम्लों की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा, अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। इस पर ये जो सेटअप हमने बना रखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यहाँ पे भरते हैं इस परख नली में यहाँ तक, और उसके बाद उसमें हम सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े यहाँ पे डाल देते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े इसमें डाल देंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्रिया होगी, और उसके बाद जो गैस बनेगी वो इस निकास नली के थ्रू होते हुए यहाँ पे आएगी। और इस परख नली में हमने क्या किया है, इस परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखा हुआ है। जो ये गैस इसमें से जब हम गुजारेंगे तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है यहाँ पे, ये दूधिया हो जाएगा, ठीक है। तो दूधिया हो जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो गैस निकल रही थी वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो इट मीन्स, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाएगी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में लवण बनेगा। आप ये देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में NaCl, लवण बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और उसमें हमने कौन सा, HCl अम्ल मिलाया। तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl, ये Na और Cl मिलके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, लवण बनेगा, और साथ में जल बनेगा, और साथ में बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसका परीक्षण कैसे किया आपने, आपने देखा कि उस गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से गुजारते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा, अगर हम, अभी तक तो हुई थी अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लेते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसकी हम क्रिया कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। जब हम क्रिया कराते हैं तो आप यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, ये जल बन जाता है, और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इट मीन्स जब अम्लों की धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाएगी तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तीसरी जो है वो है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, अभी आपने अम्ल पढ़ा, ठीक है। अम्ल की जब क्षार के साथ क्रिया कराई जाएगी
तो क्या होगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो भी क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है और साथ में जल बनता है। तो देखिए अम्ल कौन सा अम्ल है, HCl लिया, और धात्विक ऑक्साइड का मतलब CuO। Cu क्या है, Cu आपका है कॉपर, O के साथ कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो अम्ल की जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, मतलब लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक और दूसरा धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mg और Cl के साथ मिलके बन जाएगा MgCl2 और उसके साथ ही बनेगा क्या आपका जल, मतलब ये देखिए वाटर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है, जो ध्यान रखनी है, वो आप देख रहे हैं कि जब हम धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे क्षार की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये अम्ल के साथ मिलकर लवण बना रहा है और ये तभी संभव है जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में हो। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ द एसिड्स, अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब जब ये पानी में वियोजित होकर पूरी तरीके से H+ आयन देते हैं तो उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है आपका, HCl क्या होता है, जब ये वियोजित होता है तो H+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या किया, इसने H+ आयन दिया। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये भी पानी में वियोजित होते हैं लेकिन पूरी तरीके से वियोजित नहीं हो पाते हैं। H+ आयन ये भी देते हैं लेकिन पूरी तरीके से वियोजित न हो पाने के कारण इनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है बच्चों, इसको दिखाने का तरीका ये है, इस तरीके से हम दिखाते हैं। एसिटिक एसिड जब वियोजित होता है तो एसीटेट आयन में और H+ आयन में विभाजित हो जाता है लेकिन ये पूरी तरीके से वियोजित नहीं हो पाता है, H+ आयन नहीं देता है, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। और ऊपर आपने देखा HCl क्या है, ये प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल है। क्षारों के रासायनिक गुण, अगर हम क्षारों के रासायनिक गुण की बात करें, सबसे पहला धातुओं के साथ क्रिया। जैसा कि हमने पीछे एक आपने देखी थी ये क्रियाकलाप, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्षार आप लेंगे इस परख नली में यहाँ तक और क्रिया किसके साथ कराएंगे, बिल्कुल वही सेम आपने जो पीछे क्रियाकलाप किया था बिल्कुल वही है। जिंक के टुकड़े आप यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्या हो रही होगी, इस निकास नली से एक गैस बाहर निकल रही है जो कि पटपट की आवाज के साथ जलती है। मतलब कि ये जो गैस है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल जैसे ही अम्ल के साथ क्रिया हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पे क्षारों के साथ भी क्रिया होने पर क्या बनता है, आपने देखा कि क्षार की जब धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण और Na2ZnO2 जिंक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, अगला क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। जब क्षार CaOH का होल्टवाइज है, इसकी अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, लवण बनेगा CaCO3 और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। इसका मतलब फिर से वही चीज, ये क्षार है और ये किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। जलीय विलयन में क्षार का क्या होता है, नेक्स्ट चीज, क्षार को जब जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वो Na+ और OH- आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जब इसको जलीय विलयन से प्रवाहित करते हैं तो Na+ और OH- आयनों में विभक्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अम्ल के बारे में आपने पढ़ा कि उनके भौतिक गुण किस तरह क्या क्या हैं,
क्षार के भौतिक गुण क्या क्या हैं और अम्लों के रासायनिक और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में आपने पढ़ा। नाउ अब आपके पास ये होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, लिखना है। 2 प्रबल और 2 दुर्बल अम्लों के नाम लिखने, अभी हमने आपको बताए हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल, उनके नाम लिखने हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है जब मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, उसको लिखना है। और तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण देते हुए इसको लिखना है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट अम्ल, क्षार और लवण का ही समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।